नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि देश और दुनिया से जुड़ी बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाइनीज सामान का बहिष्कार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राजस्थान की घटना को रोकने उतरी है प्रियंका गांधी। गहलोत और पायलट को समझाने की कोशिश। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाजी पलट दी है। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की बगावत से गहलोत सरकार पर छाए संकट के बादल फिलहाल छटते नजर आ रहे हैं। सीएम आवास के अंदर गहलोत ने अपने समर्थक विधायकों की मीडिया के सामने परेड कराई है। गहलोत खेमे ने दावा किया है कि उनके पास 109 विधायक हैं, यानी कि बहुमत के आंकड़े से 101 से ज्यादा है। हालांकि सचिन पायलट का कहना है कि उनके पास 25 विधायक हैं, लेकिन फिलहाल अशोक गहलोत की सरकार बचती नजर आ रही है। अब प्रियंका गांधी ने इस संकट को खत्म करने के लिए मोर्चा संभाल लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों नेताओं से बात कर रही हैं। दोनों नेताओं से बात करके तमाम विवाद खत्म करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, टला है, खत्म नहीं हुआ है गहलोत का संकट, कभी भी पलट सकती है राजस्थान की बाजी। दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार का संकट टलता दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मीडिया के सामने विधायकों की परेड करा दी है। गहलोत खेमे ने 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन दिखाकर सरकार बचाने का दावा कर दिया है। दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी अपने पास 2 दर्जन से ज्यादा विधायक होने की बात कर रहे हैं। ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि फिलहाल गहलोत सरकार का संकट टल तो गया है, लेकिन शायद खत्म नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि चर्चा इसलिए है क्योंकि राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 200 है। सरकार चलाने के लिए 101 विधायकों की जरूरत होती है। कांग्रेस के 107 और बीजेपी के 72 विधायक हैं, जबकि बाकी अन्य दलों के निर्दलीय विधायक हैं। सचिन पायलट ने दावा किया है कि उनके पास 25 विधायक हैं, जबकि गहलोत खेमे के समर्थक विधायकों की सूची में 102 विधायकों के नाम फिलहाल हैं, यानी कि एकदम किनारे पर गहलोत सरकार है। दोस्तों, आपको बता दें कि सचिन पायलट के प्रति कांग्रेस के नरम रुख की भी यही वजह मानी जा रही है। पायलट की बगावत के बावजूद कांग्रेस ने जयपुर में विधायकों के शक्ति प्रदर्शन से पहले मीडिया के जरिए सचिन पायलट को वापस लौटने का न्योता दिया है। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, राजस्थान में आईटी विभाग की बड़ी कार्रवाई, सीएम गहलोत के करीबियों के ठिकानों पर छापा। या दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान, दिल्ली और महाराष्ट्र में कई स्थानों पर आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई चल रही है। जानकारी के मुताबिक राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के करीबियों के ठिकानों पर आईटी विभाग की छापेमारी चल रही है। ये छापेमारी गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर और राजीव अरोड़ा के ठिकानों पर चल रही है। आपको बता दें कि आयकर विभाग की टीम राजस्थान में कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौर और राज्य कांग्रेस कार्यालय के सदस्य और ज्वेलरी फॉर्म के मालिक राजीव अरोड़ा के कार्यालय और आवास समेत कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। आईटी विभाग के सूत्रों का कहना है कि ये छापेमारी टैक्स चोरी की शिकायत पर की जा रही है। और इसी के साथ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सीबीएसई 12वीं का रिजल्ट जारी, सीबीएसई result.nic.in पर कर सकते हैं चेक। दोस्तों, आपको बता दें कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई ने 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने नतीजों के लिए छात्रों, अभिभावकों और अध्यापकों को बधाई दी है। उन्होंने बताया कि सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट सीबीएसई result.nic.in पर चेक किए जा सकते हैं। मंत्री ने कहा कि छात्रों का स्वास्थ्य और बेहतर शिक्षा उनकी प्राथमिकता है। दोस्तों, आपको बता दें कि बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक इस साल सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में 88.78% स्टूडेंट पास हुए हैं, जिसमें दिल्ली जोन में 94.39% रिजल्ट रहा। सीबीएसई 12वीं की परीक्षाओं में लड़कियों ने बाजी मारी है। इस बार 12वीं में लड़कियों का रिजल्ट 92.15% रहा। इस साल सीबीएसई 12वीं में स्टूडेंट का पासिंग परसेंटेज पिछले साल के मुकाबले 5.38% ज्यादा रहा। पिछले साल ये कुल मिलाकर 83.400% स्टूडेंट ही पास हुए थे। और दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पंजाब में आज से और कड़े होंगे प्रतिबंध। अमरिंदर बोले, राज्य को मुंबई या दिल्ली नहीं बनने देंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब में महामारी के बढ़ते मामलों के कारण आज से पाबंदियों को और सख्त कर दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने कुछ और सख्त कदम उठाने की तैयारी कर ली है। इसमें सामाजिक, सार्वजनिक और पारिवारिक समारोहों पर और पाबंदियां लगाना शामिल है।
इसके अलावा कामकाज के दौरान भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसके बारे में विस्तृत आदेश जारी किए जाएंगे। हम पंजाब को मुंबई या दिल्ली नहीं बनने देंगे। दोस्तों आपको बता दें कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने फेसबुक लाइव के दौरान कहा कि महामारी को फैलने से रोकने के लिए सख्ती बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि पंजाब भी मुंबई, दिल्ली या तमिलनाडु के रास्ते पर बढ़े। हम पंजाब की हालत इनकी तरह नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में पहले ही वीकेंड पर लॉकडाउन लगाया हुआ है और सरकार पूरी तरह से स्थिति पर नजर रखे हुए है। जो भी कदम जरूरी होंगे वे उठाए जाएंगे। दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, यूपी में यूनिवर्सिटी के लिए गाइडलाइन जारी, अक्टूबर से शुरू होगा नया सत्र। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों के लिए सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। महामारी की वजह से राज्य विश्वविद्यालयों के लिए नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके मुताबिक नए सत्र की शुरुआत अक्टूबर से होगी। नवंबर से पढ़ाई शुरू हो जाएगी और अगले साल यानी कि मार्च 2021 में परीक्षाएं होंगी। सभी पोस्ट ग्रेजुएशन कक्षाओं के लिए कक्षाएं 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। दोस्तों आपको बता दें कि वहीं महामारी काल में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में 31 जुलाई तक सभी शैक्षणिक संस्थान को बंद कर दिया गया है। इस दौरान राज्य में ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। आपको बता दें कि इस साल सभी राज्य विश्वविद्यालयों में कक्षाएं और परीक्षाएं महामारी के कारण स्थगित और रद्द कर दी गई हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, यूट्यूब से फर्जी खबरों की होगी छुट्टी, गूगल कर रहा है मॉनिटरिंग। दोस्तों आपको बता दें कि वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब से जल्द ही फर्जी खबरों की छुट्टी होने जा रही है। यूट्यूब का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी गूगल ने कहा है कि वो साउथ कोरिया के साथ मिलकर फर्जी खबरों और अवैध कंटेंट की मॉनिटरिंग कर रही है। गूगल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नील मोहन ने कोरियाई कम्युनिकेशन कमीशन यानी कि KCC हैन सेंग ह्यूंग के संग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इस बात की जानकारी दी है। यह बयान उस वक्त आया है जब हैन ने साउथ कोरियाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महामारी से जुड़ी फर्जी खबरों और गलत जानकारियों के बारे में जानकारी दी। इसके बाद गूगल की तरफ से इन मामलों की मॉनिटरिंग की जा रही है और साथ ही कोरिया की तरफ से इस मुहिम में गूगल को सपोर्ट करने का वादा किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि पिछले महीने गूगल ने कोरिया में अपने YouTube प्रीमियम सर्विस के सब्सक्रिप्शन मॉडल में सुधार किया है। साथ ही रेगुलेटर ने गूगल पर टेलीकॉम कानून के उल्लंघन पर $7,20,000 का जुर्माना भी लगाया था। इसी साल मार्च में अल्फाबेट और गूगल के CEO सुंदर पिचई ने कहा था कि कंपनी ने YouTube से हजारों की संख्या में ऐसे वीडियो को हटाया है जो खतरनाक थे और गलत सूचनाओं का प्रवाह करते थे। कंपनी ने ऐसे फर्जी खबरों की पहचान के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड तकनीक का सहारा लिया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, इंटरनेट में नहीं चलेगा भेदभाव, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों के प्रीमियम प्लान पर लगाई रोक। दोस्तों आपको बता दें कि दूरसंचार नियामक ट्राई ने कथित रूप से नेट न्यूट्रलिटी को खत्म करने और इंटरनेट के मामले में भेदभाव बरतने के टेलीकॉम कंपनियों के प्रयास पर रोक लगा दी है। ट्राई ने भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से उन खास दूरसंचार प्लान को रोकने के लिए कहा है जिसके तहत खास कस्टमर को तेज स्पीड देने का वादा किया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि ये सवाल उठाए जा रहे थे कि क्या टेलीकॉम कंपनियों ने अन्य ग्राहकों की सेवाओं में गिरावट की कीमत पर तरजीही नेटवर्क तैयार किया है। न्यूज एजेंसी PTI से एक सूत्र ने कहा कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्रणाली यानी कि ट्राई ने दोनों टेलीकॉम ऑपरेटर से अंतरिम अवधि के लिए इन विशेष प्लान को वापस लेने के लिए कहा है। दोस्तों आपको बता दें कि ट्राई ने इस बारे में दोनों ऑपरेटर एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को इसके बारे में लिखा है और उनसे उनके प्लान के बारे में जानकारी मांगी है, जिसमें कि कुछ तरजीही यूजर्स को ही तेज गति देने का वादा किया है। ट्राई ने पूछा है कि क्या उन विशिष्ट प्लानों में अधिक भुगतान वाले ग्राहकों को तरजीह अन्य ग्राहकों के लिए सेवा में गिरावट की कीमत पर आई है। ट्राई ने ऑपरेटर से पूछा है कि वे दूसरे सामान्य ग्राहकों के हितों की रक्षा कैसे कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, देश में एक्टिव महामारी मामलों का आंकड़ा 3 लाख के पार और 24 घंटे में 28,000 से ज्यादा नए केस। दोस्तों आपको बता दें कि देश में महामारी के नए मामले रोजाना बढ़ते जा रहे हैं और हर दिन नए मामले आने का नया रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में महामारी के 28,701 नए केस आए हैं, जो एक दिन में आए सबसे अधिक मामले हैं। इतने सारे केस एक साथ आने के बाद अब देश में महामारी के एक्टिव मामलों का आंकड़ा 3 लाख को पार कर गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में कुल एक्टिव महामारी मामले बढ़कर 3,01,609 हो गए हैं। कुल मिलाकर देश भर में अब तक 8,78,254 नए मामले सामने आ चुके हैं, यानी कि देश में कुल महामारी मामलों में 34% से ज्यादा एक्टिव केस हैं। दोस्तों आपको बता दें कि महामारी की वजह से जान गंवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान ही देश भर में महामारी की वजह से 500 लोगों ने दम तोड़े हैं और अब तक पूरे देश में कुल 23,174 लोगों ने जान गंवाई है। आपको बता दें कि देश में महामारी का डेथ रेट 2.63% है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन या फिटनेस के लिए भी देनी होगी फास्टैग की जानकारी, जारी हुए हैं निर्देश।
दोस्तों आपको बता दें कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करने या उनके फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय गाड़ी में लगे फास्टैग की डिटेल लेने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने NIC को एक लेटर लिखा है। साथ ही सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजी गई इस लेटर की कॉपी में मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि वाहन पोर्टल के साथ ही राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन यानी कि NETC को पूरी तरह से जोड़ दिया गया है और ये 14 मई को API के साथ लाइव हुआ है। व्हीकल सिस्टम अब VIN और VRN के जरिए फास्टैग पर सभी जानकारी हासिल कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मंत्रालय ने नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन करते समय और नेशनल परमिट के तहत चलने वाले वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करते समय भी फास्टैग की डिटेल लेने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पश्चिमी क्षेत्र में सेनाओं के पीछे हटने के बाद चीन के दावे को लेकर नक्शा मांगेगा भारत। दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने पश्चिमी क्षेत्र में सेनाओं के पूरी तरह से पीछे हटने और भारतीय सेना ने अपनी पेट्रोलिंग पोस्ट पर वापस जाने के बाद नक्शे के आदान प्रदान के लिए चीनी पक्ष को आगे बढ़ाने की योजना बनाई है। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि इससे एक दूसरे के दावे की पुष्टि और वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC का पता चल जाएगा। इसके बाद प्रबंधन और पेट्रोलिंग प्रोटोकॉल आसान बन जाएगा। अभी तक चीन ने इस क्षेत्र में नक्शों का आदान प्रदान करने से मना कर दिया है। आपको बता दें कि 22 राउंड की बातचीत के बाद चीन ने नक्शों का आदान प्रदान करने या LAC को स्पष्ट करने के प्रति कोई इच्छा जाहिर नहीं की है। उसने केवल केंद्रीय क्षेत्र में नक्शों का आदान प्रदान किया है। दोस्तों आपको बता दें कि गलवान झड़प के बाद भारत को उम्मीद है कि इस क्षेत्र में भी सहमति बन जाएगी। नक्शों के आदान प्रदान के लिए चीन की अनिच्छा इस संदेह को जन्म देती है कि वे इसे जमीन पर स्थिति को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। उच्च सरकारी सूत्रों का कहना है कि दोनों देश अपनी सेनाओं को फॉरवर्ड पोजीशन से पीछे हटा रहे हैं। भारत स्थिति पर करीब से नजर रखे हुए बातचीत में शामिल एक अधिकारी ने कहा, ऐसा नहीं है कि हम उन्हें क्षेत्र दे रहे, इस प्रक्रिया में समय लगेगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो निकल कर आ रही है, एक्सपर्ट बताते हैं कि सांस छोड़ने के 1 घंटे बाद भी हवा में हो सकता है महामारी वायरस। दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन के इंपीरियल कॉलेज लंदन की प्रोफेसर वेंडी बार्कली ने कहा है कि सांस छोड़ने के 1 घंटे बाद भी महामारी हवा में मौजूद रह सकता है। प्रोफेसर बार्कली ने कहा कि इस बात के लगातार सबूत मिल रहे हैं कि महामारी न सिर्फ किसी सामान की सतह से फैल सकता है बल्कि हवा से भी संक्रमण फैला सकता है। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल जानते हैं कि महामारी के बहुत छोटे ड्रॉपलेट्स में भी संक्रमण फैलाने की क्षमता होती है। इसी वजह से ये आशंका बनी हुई है कि लोग हवा से भी महामारी संक्रमित हो सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि लैब में भी की गई स्टडी से पता चलता है कि महामारी हवा में भी 1 घंटे से अधिक वक्त तक मौजूद रह सकता है। इससे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने भी कहा था कि हवा से महामारी फैलने की थ्योरी को खारिज नहीं किया जा सकता। दोस्तों आपको बता दें कि खासकर बंद जगहों पर जहां बाहर से हवा आने का जरिया नहीं होता, वहां पर वातावरण में मौजूद हवा से भी महामारी फैलने का खतरा काफी अधिक बताया जा रहा है। कुछ जानकारों ने यह भी कहा है कि अगर किसी कमरे में संक्रमित व्यक्ति मौजूद हो तो वहाँ पर AC के जरिए भी संक्रमण फैल सकता है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, CM शिवराज ने किया विभागों का बंटवारा, जानिए कि सिंधिया खेमे को क्या मिला। दोस्तों आपको बता दें कि मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार के 11 दिनों के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि प्रशासनिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सामान्य प्रशासन, जनसंपर्क, विमानन और नर्मदा घाटी विकास विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं, जबकि राज्यसभा सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे से आए तुलसीराम सिलावट के विभाग में बदलाव किया गया है। उन्हें जल संसाधन विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कमलनाथ सरकार में भी सिलावट के पास यही विभाग था। आपको बता दें कि 2 जुलाई को चौहान मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले 28 नए मंत्रियों के 20 कैबिनेट रैंक के और 8 राज्य मंत्री शामिल हैं। शिवराज मंत्रिमंडल की ताकत अब 34 हो गई है, जिसमें कि 4 महिला मंत्री भी शामिल हैं। नरोत्तम मिश्रा को राज्य के गृह मंत्री, संसदीय मामलों के मंत्री के साथ विधि और न्याय मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि यशोधरा राजे सिंधिया को खेल और युवा कल्याण राज्य मंत्री और तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, जबकि गोपाल भार्गव को लोक निर्माण, कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग सौंपा गया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि पायलट की आला कमान को 2 टूक, अपमान नहीं सहेंगे, बना सकते हैं तीसरा मोर्चा। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में करीबन 2.25 साल पहले सत्ता में आई कांग्रेस 23 दिन पहले राज्यसभा चुनाव के बाद पूरी तरह से सुरक्षित नजर आ रही थी। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी आला कमान आश्वस्त थे कि उनकी सरकार के पास पूरा बहुमत है और 5 साल कोई मुश्किल होने वाली नहीं है।
लेकिन गहलोत सरकार अब संकट से घिरती नजर आ रही है। गहलोत और पार्टी आला कमान की मुश्किलें उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट और उनके समर्थकों ने बढ़ा दी है। आपको बता दें कि रविवार को दिन भर जयपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस की गतिविधियां तेज रही। गहलोत की दिन में कई बार राष्ट्रीय संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, वरिष्ठ नेता अहमद पटेल और राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे से बात हुई। गहलोत से बात होने के बाद पायलट से भी संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। इससे पहले पायलट ने शनिवार देर रात दिल्ली में अहमद पटेल से मुलाकात की थी। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, रामविलास की पुरानी लीग पर नई राह बना रहे चिराग, अलग पहचान की कोशिश में युवा नेतृत्व। दोस्तों आपको बता दें कि बिहार की सियासत में प्रमुख धुरी रही लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी का हालिया रुख एक नए दौर का संकेत दे रहा है, जहां लीग तो पुरानी है पर राह नई है। रामविलास पासवान के नेतृत्व वाली पार्टी की कमान अब उनके पुत्र चिराग पासवान के हाथ में है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का हिस्सा होते हुए भी चिराग का इन दिनों जिस तरह अपनी ही सरकार पर प्रत्यक्ष परोक्ष हमलावर रुख है, उससे सियासी हमलों में इस धारणा को बल भी मिल रहा है। यह और बात है कि इस रुख पर बिहार के विकास के सवालों का आवरण है, यह कि वह अलग नहीं सिर्फ मुद्दों पर बोल रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि एलजेपी के जन्म से लेकर उसके फलने फूलने के दौर को देखें तो एक बड़ा चेहरा सामने आता है रामविलास पासवान। अब जबकि चिराग के रूप में नई कोपल फूट चुकी है, तो एक नई धारा के साथ अलग पहचान की कवायद भी एक रणनीति के रूप में देखी जा रही है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल